हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 5 नवंबर 2022। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में, उन सभी को एनालाइज करने वाले हैं आज के इस डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। तो आज का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हम शुरू करें, आज के करंट अफेयर्स देखना हम शुरू करें उससे पहले बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है, क्योंकि यहीं पे सारी पीडीएफ हम अवेलेबल आपको कराते हैं। आगे बात करते हैं, सिर्फ 205 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो सब तरफ से ध्यान हटाओ, सारे डिस्ट्रैक्शंस को त्याग दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को घर से भगा दो और लग जाओ अपनी तैयारी में। दिस इज अ बिग 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 अलर्ट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, आगे बात कर रहे हैं टुडे पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। सो इट सेज सॉलिट्यूड ओवर टॉक्सिसिटी। तो ऑलवेज ऑलवेज चूज सॉलिट्यूड ओवर टॉक्सिसिटी। देखो, कई बार हमें लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, हम अकेले हैं, हमको कोई हमारे साथ नहीं है। बट अंडरस्टैंड दिस कि आपका ये जो सॉलिट्यूड है ना, आपका जो ये लोनलीनेस है, ठीक है, अगर आप इस लोनलीनेस में आप ये चीज ऐड कर दो दैट यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ, ओके, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी सॉलिट्यूड। तो ये सॉलिट्यूड आपका सबसे बेटर है, ठीक है, rather than being in a wrong company, in a toxic company, be in solitude, okay? So that would really help your whole thing, okay? आपका efficiency, आपका ड्रीम की तरफ आपको आगे बढ़ना, आपका मोटिवेशन सब कुछ बढ़ेगा। क्योंकि हम कई बार ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं जो हमको लेट डाउन करते हैं, जो हमारे एम्बिशंस को छोटा बताते हैं, जो हमारा एम्बिशंस का मजाक उड़ाते हैं। तो दैट इज अ टॉक्सिक कंपनी। स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, ओके। पहले आर्टिकल की तरफ आ रहे हैं, द हार्वेस्ट ऑफ पॉल्यूटेड एयर। तो देखो, बेसिकली मामला ये है कि दिल्ली और एनसीआर रीजन में लोगों को सांस लेते नहीं बन रहा है। स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद कर दिए गए हैं? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, ओके। और यहाँ पे रीजन माना जा रहा है पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर्स सबल बर्निंग कर रहे हैं, उसको रीजन माना जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स जो सबल बर्निंग कर रहे हैं, इसके कारण ये एक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है दिल्ली में। जहाँ पे ये पॉल्यूशन जो है, इसमें जो फार्म प्रैक्टिसेस हैं, सबल बर्निंग है, वो तो है ही इन्वॉल्व, साथ में वेदर भी एक रोल प्ले कर रहा है। तो समझेंगे पूरा आर्टिकल क्या है, लेकिन इसको आप जीएस 2 से कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज से, ठीक है, कि इसमें गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है ये देखेंगे। और साथ में इसको जीएस 3 से कनेक्ट कर सकते हो, एनवायरमेंट से, ठीक है, एनवायरमेंट का टॉपिक है पॉल्यूशन। और साथ में जीएस 1 से भी कनेक्ट कर सकते हो, ज्योग्राफी से। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एनवायरमेंट पॉल्यूशन जो है, ये सिर्फ सबल बर्निंग से नहीं हो रहा है, एनवायरमेंट के भी कुछ रीजन हैं जिसके कारण ये पॉल्यूशन और ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, ओके। तो देखो, कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अभी पिटीशन सुनी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन सुनी एग्रीकल्चरल सबल बर्निंग को लेकर, ठीक है। अब सबल बर्निंग क्या होती है मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सिर्फ एग्रीकल्चर का ये सबल बर्निंग ही मेन कल्प्रिट है? तो देखो, काफी कुछ, हाँ, ठीक है, लाइक 30 to 40% जो पर्टिकुलर मैटर है दिल्ली में, उसके आसपास का रीजन जो है, वो सबल बर्निंग के कारण ही है। तो पर्टिकुलर मैटर रिलीज करने में, एक्सपोज करने में ये सबसे बड़ा रोल निभा रहा है सबल बर्निंग, और सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है ये PM2.5 पार्टिकल्स का, ठीक है। PM2.5 क्या है? पर्टिकुलर मैटर 2.5। बेसिकली छोटे छोटे पर्टिकुलर मैटर होता है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि भाई एग्रीकल्चर में जो ये सबल बर्निंग की बात हो रही है, ठीक है, ये सबल बर्निंग एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कि अभी हो रही है, ये मई जून में भी होती है, लेकिन तब उतना पॉल्यूशन नहीं होता दिल्ली में। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है जो इतना पॉल्यूशन हो रहा है? तो देखो, यहाँ पे हमको पता चलता है कि वेदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो भाई, जो मई और जून में यहाँ पे सबल बर्निंग की जाती है, उतनी ही बर्निंग होती है, उतना ही पर्टिकुलर मैटर रिलीज होता है, लेकिन उस टाइम पॉल्यूशन नहीं दिखता। अभी दिख रहा है इतना अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। तो इसका रीजन है वेदर। देखो, उस समय मई जून के टाइम पे होते हैं समर्स, ठीक है। समर्स होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है तो जो विंड्स चलती हैं, एयर होती है, वो लाइटर होती है, ठीक है। क्योंकि विंड्स लाइटर होती है, तो मान लो ये सरफेस है, रोड है, ठीक है, ये गर्म हो जाता है, तो विंड्स ऐसे अपवेल करती हैं, ठीक है, विंड जिस तरह से अपवेल करती हैं। तो जो भी यहाँ पे पॉल्यूशन होता है, उसको भी इस तरह से अपवेल करवाती हैं। तो बेसिकली ये जो पॉल्यूशन है, ये डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, एक जगह टिकता नहीं है, तो दिखता नहीं है। अभी क्या हो गया, विंटर्स आ गए। विंटर्स आने के कारण टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। टेम्परेचर लो तो क्या विंड्स ऊपर उठेंगी? नहीं भाई, विंड उल्टा नीचे बैठेंगी। तो जब ये सारी चीजें यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, सारी विंड, सारा एयर, सब कुछ यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो सारा पॉल्यूशन भी यहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा फील
जो है हमें पॉल्यूशन ये विंटर्स के दौरान होता है, ठीक है। तो ये मेजर रीजन है। और यहाँ पे देखो आपको पता चलेगा कि ये रीजन क्या है, कि यहाँ पे हीट जो है, हीट जब टेम्परेचर हाई होता है तो एयर ऊपर उठती है, इसीलिए पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन अक्टूबर नवंबर में एयर हॉट नहीं होती है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं नीचे ही, लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में ही, और इसके कारण स्मोक हेज जैसी सिचुएशन बनती है और एक तरह से स्मॉग बन जाता है, फॉग बन जाता है, ठीक है। तो ये रीजन है। तो क्या एग्रीकल्चर वेस्ट यहाँ पे बर्न हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बर्न हो रहा है। मैंने आपको बताया हुआ है कि सबल बर्निंग क्या होती है, क्यों होती है, मैं इसको वापस से रिपीट नहीं करूंगी। हमने आज से पहले कम से कम 4-5 बार इसको डिस्कस किया विद इन दिस मंथ ओनली, ओके। अच्छा, क्या इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है? तो देखो रेमेडी बहुत सारी है, गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ ट्राई किया, जैसे कि क्रॉप साइकिल चेंज करना, इसके अलावा मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट्स देना जिससे कि ये जो डंठल है, सबल है, उसको क्लियर कर सके हम, ठीक है। तो मशीन यहाँ पे देना, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना, जो अभी वेस्ट है उसको कन्वर्ट करना बायोडीजल, बायो एनर्जी में, सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ डिस्कशन ओवर दिस, ठीक है, कि अल्टरनेट मेथड्स क्या हो सकती हैं, बट फिर भी यहाँ पे उसको उतनी अच्छे से अपनाया नहीं जा रहा। दूसरा एक रीजन है कंस्ट्रक्शन और डीजल व्हीकल्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन है PM2.5 पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका PM10 पार्टिकल्स के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को बैन कर दिया गया है कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को बैन करना, डीजल व्हीकल्स को बैन करना, ये भी कुछ चीजें हैं जो की जा रही है बाय गवर्नमेंट, ओके। अच्छा, इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन जो है ओल्डर डीजल व्हीकल्स जो है उस पर भी लगाए गए हैं, ठीक है। जो पैसेंजर कार सेल्स वगैरह, जो ओल्डर डीजल व्हीकल जो है उनके ऊपर अब यहाँ पे लगाए गए हैं, रोक लगाई गई है। इसके अलावा BS6 अपग्रेड की बात हुई है। अभी क्या होता है, भारत स्टेज 6 हमारा अपग्रेड चल रहा है, ठीक है। इससे पहले भारत स्टेज 4 हम यूज करते थे, ठीक है। यहाँ पे भारत स्टेज 4 जो था, ये एक तरह का आप इंजन समझ सकते हो, ठीक है, जिसमें कैटलिस्ट वगैरह यूज होते हैं। तो यहाँ पे कितनी इफिशियंसी से ये डीजल को या फ्यूल को बर्न करता है वो समझ में आता है। तो पहले BS4 था, अब हम डायरेक्टली BS6 पे गए हैं, ठीक है, टू रिड्यूस दिस पॉल्यूशन थिंग, ओके। तो ये सब हमने गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करे हैं। अब देखो आप चाहो समझना तो ऐसे समझ सकते हो, ये सबल है, सबल यानी कि जो डंठल बच जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी केमिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता है तो वो वैसा का वैसा पड़ा रहता है, ठीक है। अगर आप अभी आज की बात करोगे, आज ये सबल है, तो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। इसको डिकम्पोज होने में काफी लंबा टाइम लगता है, ठीक है, काफी लंबा समय लगता है। इसीलिए यहाँ पे जब ये डिकम्पोज होने में इसको इतना टाइम लगता है, इसीलिए लोग जो है जनरली ये डिकम्पोज होने का वेट नहीं करते, इसको जला देते हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि इरोजन भी होता है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी प्रॉब्लम होती है, ओके। अब सबल क्या है? सबल का मतलब है जो पैडी का रिमेन्स रह जाते हैं, जैसे कि ये एक फील्ड है, फील्ड में आपने पैडी उगाया, ठीक है, पैडी उगा के इसको हार्वेस्ट कर दिया। अब हार्वेस्ट करने के बाद इस तरह के छोटे छोटे डंठल रह जाते हैं, इसको कहते हैं सबल, ओके। और ये सबल जो है इसको रिमूव करने के लिए या तो आपको मैन्युअली इसको रिमूव करना पड़ेगा या तो मशीन लगेगी। मशीन आती है महंगी, मैन्युअली करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, दूसरे क्रॉप का टाइम आ जाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं, इस पूरी फील्ड को जला देते हैं। जला के क्या होता है, क्रॉप रेसिड्यू जो है वो रिमूव हो जाता है पूरी फील्ड से, और फील्ड जो है खाली हो जाती है। अब फील्ड खाली हो गई तो इसमें दूसरा क्रॉप जो है वो उगाया जा सकता है। तो ये है सबल बर्निंग, ओके। मेजर्स क्या क्या लिए गवर्नमेंट ने? तो एक स्कीम है, 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है, इन सीटू रेसिड्यू मैनेजमेंट, ओके। इसके लिए फार्मर्स को मशीन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स को मशीन प्रोवाइड की जा रही है, वो भी सब्सिडी पे, ओके। इसके साथ यहाँ पे पेनल्टीज लगाई जा रही है कि कोई भी सबल बर्निंग का लॉ तोड़ेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। साथ में इन सीटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक C2 क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। यानी कि पैडी स्ट्रॉ जो है उसको आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो, बायोमास पावर बनाने के लिए, को फायरिंग करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में, फीड स्टॉक बनाने के लिए। तो समझना, इन C2 क्रॉप रेसिड्यू का मतलब क्या है, कि जहां पे जिस फील्ड में ये सबल क्रिएट हो रहा है वहीं पे इसका निपटारा कर दिया जाए। तो इसके लिए मशीन दी गई है। एक C2 यानी कि इस सबल को कलेक्ट करके ले जाया जाए दूसरी जगह और इसको अच्छी चीज में किसी कन्वर्ट कर दिया जाए। और तीसरा है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, जिसके थ्रू यहाँ पे जो भी फायर काउंट है उसको रोका जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके, अवेयर किया जा सके, ओके। नेक्स्ट का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है, हाउ गवर्नर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। तो गवर्नर को ऑफिस से कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये आर्टिकल है। GS पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो इसको, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। बेसिकली हुआ ये कि डीएम के लीडर्स जो है तमिलनाडु के, सब लोग एक साथ आ गए हैं, बोल रहे हैं कि जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, तमिलनाडु के गवर्नर को हटा दीजिए, ठीक है। ये ऐसा इनका मानना है। अब तो यहाँ पे गवर्नर को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
देखो गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल कैसे होता है, आर्टिकल 155 और 156 में लिखा है कि गवर्नर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और गवर्नर तब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर उनके साथ है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जब उनके साथ है, ठीक है। तो प्लेजर जो है ये यूजुअली टेन्योर जो है गवर्नर का 5 ईयर्स का होता है। प्लेजर जो है प्रेसिडेंट का वो 5 साल के पहले भी अगर हट जाए तो प्रेसिडेंट गवर्नर को हटा सकते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा गया आर्टिकल 163 में कि गवर्नर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन गवर्नमेंट के, ओके। और यहाँ पे गवर्नर जो है उनको यहाँ पे एड एंड एडवाइस करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस स्टेट की, ठीक है। कोई यहाँ पे अलग से प्रोविजन नहीं है गवर्नर को इम्पीच करने का, जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का होता है ना प्रोविजन, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं वो कुछ कुछ रेजोल्यूशन लेकर आते हैं, ऐसा गवर्नर के केस में नहीं है, ठीक है। गवर्नर और स्टेट रिलेशंस की बात करें तो देखो गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड जरूर है, ठीक है, कुछ पावर जरूर है, लेकिन अपॉलिटिकल हेड है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड नहीं है, सिर्फ स्टेट का हेड है, ओके। और इसीलिए जैसे कुछ पावर्स, बिल को पास करना, बिल को विदहोल्ड करना, एसेंट देना, ये सब जो पावर्स हैं ये दी गई हैं गवर्नर को, ओके। इसके अलावा जैसे मेजोरिटी डिसाइड करना, ये कुछ पावर्स हैं जो गवर्नर को दी गई हैं। इसके अलावा सूर्य नारायण चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था। इस केस में ये कहा गया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने ये कहा दैट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट वाज नॉट जस्टिसिएबल एंड गवर्नर कैन बी रिमूव्ड एट एनी टाइम बाय प्रेसिडेंट विदड्रॉइंग प्लेजर। तो देखो यहाँ पे गवर्नर को जरूरत नहीं है, सॉरी, प्रेसिडेंट को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा प्लेजर क्यों हट रहा है, ठीक है। तो प्लेजर जैसे ही हटा वैसे ही गवर्नर रिमूव्ड। वैसे ही बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई कोई लिमिटेशन या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्लेजर डॉक्ट्रिन पे। प्लेजर डॉक्ट्रिन जो है इंडिपेंडेंट है, लेकिन हाँ ये है कि आर्बिट्ररीली आप उसको यूज नहीं करोगे। तो ये बेसिकली मोटी मोटी चीजें हैं। गवर्नर के बारे में कुछ चीजें देख लो, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के, नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है, यानी कि इनके पास एक्चुअल पावर्स नहीं होती, एक्चुअल पावर्स सीएम के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, लेकिन फिर भी डुअल रोल प्ले करते हैं, यानी कि एजेंट भी है सेंट्रल गवर्नमेंट के और हेड ऑफ स्टेट भी है, ओके। आर्टिकल 153 टू 167 टॉक्स अबाउट गवर्नर्स ऑफिस, ओके। अब इसमें देखो यहाँ पे कोई भी वाइस गवर्नर का ऑफिस नहीं है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का होता है वैसे वाइस गवर्नर नहीं है। सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उसमें ये बोला गया कि एक ही पर्सन को एक से ज्यादा स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है, ओके। इसके साथ आर्टिकल 154 बोलता है कि जो गवर्नर होंगे वो एग्जीक्यूटिव हेड होंगे स्टेट के, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो गवर्नर के नाम पे ही पूरे किए जाएंगे। आर्टिकल 163 बोलता है कि जो भी गवर्नर होंगे वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे चलेंगे, उनके पास भी कुछ कुछ डिस्क्रिशन होगा, ओके। अच्छा, इसमें जो डिस्क्रिशन है वो यहाँ पे जो यहाँ पे देखो, जो पावर टू एक्ट एट हिज ओन डिस्क्रिशन, ये पावर सिर्फ गवर्नर के पास है, ये प्रेसिडेंट को नहीं दी गई है। वैसे ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें ये बोला गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस है ये प्रेसिडेंट को मानना जरूरी है। ये जो प्रोविजन है ये गवर्नर पे नहीं लगता है, ओके। आर्टिकल 164 बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारा स्टेट जो है, स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, यानी कि यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम के पास ज्यादा पावर है देन द गवर्नर, ओके। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। तो ये बता चुकी हूँ कि प्रेसिडेंट को जैसे इम्पीच किया जाता है वैसे गवर्नर को नहीं किया जाता। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी असेंबली में डिबेट भी हुई थी, सरदार पटेल ने डिबेट भी करी थी इसके रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि गवर्नर जो है उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कराएंगे हम, और डायरेक्टली इलेक्ट ना करा के हम यहाँ पे जो ऑलरेडी इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उनसे ही इनको नॉमिनेट करवाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 155 यही बोलता है। और आर्टिकल 156 बोलता है कि इनको कुछ कुछ यहाँ पे चीजें दी गई है कि किस तरह से गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है। उसमें ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है इनको रिमूव करने का, ठीक है। तो 5 साल का इनका ऑफिस है, लेकिन इनको रिमूव किया जा सकता है उससे पहले भी, ओके। अब देखो कैसे रिमूव किया जा सकता है। जनरली 5 ईयर्स का इनका टेन्योर है, लेकिन उससे पहले कैसे डिसमिस हो सकते हैं ये, पहला तो ये कि प्रेसिडेंट इनको डिसमिस कर दे, ठीक है। और ये कैसे करेंगे, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, खुद से नहीं करेंगे, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट खत्म हो गया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हटा दिया है। दूसरा है प्रोसीजर जो है रिमूव करने का गवर्नर को, वो यहाँ पे ये जो विदाउट कॉज ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं गाइड करेंगे, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बोलेंगे तब तक इनको हटाया नहीं जा सकता, ओके। इसके अलावा प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर को रिमूव करना जब गवर्नर इलीगल एक्ट्स करते हैं या मेलाइज होता है उनका कोर्ट के थ्रू, लाइक कोर्ट ने अगर बोल दिया कि भाई इनका कंडक्ट सही नहीं है तो भी यहाँ प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं। और चौथा है कि गवर्नर खुद ही रिजाइन कर दे। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू 5 साल के पहले ही, 5 ईयर्स के पहले ही उनका रिमूवल हो सकता है, इम्पीचमेंट एक तरह से हो सकता है।
नेक्स्ट इशू कम्स अबाउट ईला भट्ट सेवा, ठीक है। तो हमने कल भी डिस्कस किया था, ईला भट्ट जी जो है, जो फाउंडर है सेवा की, उनकी डेथ हो गई है कल, ठीक है। तो सेवा एक बहुत अच्छी केस स्टडी हो सकती है आपको अगर विमेन एम्पावरमेंट समझना है तो, ठीक है। तो सेवा बेसिकली क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयड एसोसिएशन सेटअप बाय ईला भट्ट इन 1972। इन्होंने बोला ये कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, इसको आप एक ट्रेड यूनियन समझ सकते हो, ठीक है, जहाँ पे जितनी भी विमेन है, पुअर विमेन है, ये साथ में आती है और किसी के लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि एक इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोग्राम है सेवा, और कुछ नहीं है, ठीक है, फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड। इनका कहना ये है, इनका प्रिंसिपल बेसिकली ये था कि पुअर डू नॉट नीड एनी चैरिटी, दे नीड ओनली एन इनेबलिंग मैकेनिज्म एंड enabling mechanism to come out of the vicious cycle of poverty and vulnerability। देखो ये जो कुछ लाइन है ना, ये की आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके अपने मेंस के आंसर्स में और एसेज में। तो इनका प्रिंसिपल बहुत अच्छा था कि जो पुअर है उनको कोई आपकी चैरिटी की, आपकी भीख की जरूरत नहीं है, आप उनको बस एक मैकेनिज्म दे दो जिसके थ्रू वो इस विशियस पावर्टी से बाहर आ सके, ओके। अच्छा, इनका ये भी कहना है कि ये ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन ऐसा है कि जिसमें ये लोग जो विमेन है, दे हैव नॉट कम अगेंस्ट एनीबडी एल्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि इकट्ठा हुई है किसी से लड़ने के लिए, ये अपने लिए इकट्ठा हुई है, ठीक है। और इनका मानना ये है कि विमेन विमेन शुड बी एट सेंटर, विमेन एट सेंटर एवरीवेयर। देखो इस तरह की लाइंस जो है आपको अपने आंसर्स में, अपने एसेज में यूज करनी है, विमेन एट सेंटर एवरीवेयर, ओके। तो ये इन्होंने बताया कि भाई जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन है, इनका मतलब जब केस स्टडी देखी गई तो इनका पता चलता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन जितनी भी है उनको 10 रुपए की मेंबरशिप फीस पे बोला गया कि आप सेवा ज्वाइन कर सकती हैं, वहां पे आपकी स्किलिंग होगी, ट्रेनिंग होगी, सबसे जोड़ा जाएगा आपको, ओके। और एक ट्रेड यूनियन के फॉर्म में ये काम करता है सेवा, ओके। अच्छा, इसके अलावा 1974 में एक सेवा बैंक भी आया जिसमें इजी लोन्स, स्मॉल लोन्स, क्रेडिट वगैरह देने की फैसिलिटी चालू की गई इन विमेन को। इसमें आईएलओ भी साथ में आया था। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी यहाँ पे एफर्ट्स किए गए। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको आप एज अ केस स्टडी ले सकते हो अपने एसेस के लिए, ठीक है। जैसे ही विमेन एम्पावरमेंट का ऐसे आता है ना, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो की डायमेंशंस क्या होते हैं विमेन एम्पावरमेंट के। What affects a woman's ability to control her own circumstances and fulfill her own interest and priorities। Women empowerment का सही मतलब ये है कि जब women अपने पास इतनी एबिलिटी, इतनी कैपेबिलिटी रखती हो कि वो अपने सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल कर सके, अपने इंटरेस्ट और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिसीजन ले सके। जैसे कि एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड इन्फ्लुएंस, ये उसके पास होना चाहिए विमेन के पास। सेल्फ परसेप्शन, पर्सनल फ्रीडम होना चाहिए। एक्सेस ओवर, कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज होना चाहिए, ठीक है। सोशल नेटवर्क्स का सपोर्ट होना चाहिए। ये सब मिला के वुमेन एम्पावरमेंट क्रिएट करता है, अदरवाइज नथिंग एल्स इज वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। आगे बात करते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स जंप बाय 6.5 बिलियन डॉलर, लार्जेस्ट वीकली गेन इन एन ओवर अ ईयर, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारा जंप किया है 6.5 बिलियन डॉलर से, और ये पूरे वीक का सबसे बड़ा गेन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाया जा रहा था कि लगभग $3.84 जो है हमारा वो गिर गया था, $3.84 से हमारा गिर रहा था, बिलियन डॉलर से। यहाँ पे रिजर्व जो है वो डिक्लाइन हो रहा था, ओके। और यहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे कोविड के बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, ओके। मार्जिनली इंक्रीज हुआ था कुछ टाइम के लिए अक्टूबर के बाद, उसके बाद फिर से बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा था, ठीक है। लगभग $3.84 बिलियन यहाँ पे हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो गिरा है, ओके। लेकिन अभी देखा गया कि $6.56 बिलियन फिर से उठा है। तो बेसिकली ये ट्रेंड आपको समझना चाहिए, ठीक है। इस ट्रेंड के बेसिस पे आप चीजें कर सकते हो। अब ये डिक्लाइन हुआ क्यों? डिक्लाइन हुआ है क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो अप्रिशिएट हो रहा है। कल हमने पढ़ा था कि फेडरल रिजर्व जो है उन्होंने भी अपने रेट्स बढ़ा दिए हैं, उसके कारण भी यूएस डॉलर यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहा है। और मल्टीपल रीजन है, ग्लोबल रीजन है, ठीक है। जैसे रुपी अप्रिशिएट कर रहा है, वॉलेटिलिटी आ गई है फ्यूल वगैरह प्राइजेस में भी, तो इसके कारण भी फॉरेक्स रिजर्व हमारा वॉलेटाइल हो गया है। नाउ देखो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, ये एक एक्सटर्नल असेट्स का ग्रुप होता है। गोल्ड के फॉर्म में, एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फॉर्म में हो सकता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स के फॉर्म में हो सकता है जैसे डॉलर्स वगैरह आपके पास हैं, या फिर आईएमएफ के जो रिजर्व है उनके फॉर्म में हो सकता है। तो चार चीजें मिलकर फॉरेक्स रिजर्व बनाती है। पहला है फॉरेन करेंसी एसेट, जैसे कि डॉलर के फॉर्म में आपके पास करेंसी है, गोल्ड रिजर्व है, या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, या फिर आईएमएफ का रिजर्व ट्रांच है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट जो है मिलकर फॉरेक्स रिजर्व बताते हैं। इसमें फॉरेन करेंसी एसेट जो है ये सबसे बड़ा हमारा असेट होता है अंडर फॉरेक्स रिजर्व।
अब इसमें देखो सिग्निफिकेंस ये है कि जब हमारे पास अच्छा फॉरेक्स रिजर्व है ना, तो हमारी गवर्नमेंट एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहती है, गवर्नमेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास बहुत पैसा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आरबीआई जो है आराम से अपने एक्सटर्नल और इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज को मैनेज कर पाती है। दूसरा क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाता है, जैसे अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है तो आपके पास पहले से बफर रहेगा उसके लिए, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि जब आपके पास डॉलर बहुत है यानी कि सप्लाई डॉलर की बहुत है, ऐसे में जब भी किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू गिर जाती है। तो जब डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो रुपी की वैल्यू उठेगी, तो रुपी का अप्रिसिएशन होगा इसके कारण। और मार्केट में कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, ट्रस्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, ठीक है, अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है तो। ऑलराइट, अब फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं फॉरेक्स रिजर्व को होल्ड करने के। पहला तो होता है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, ओके, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। दूसरा होता है कि हम यहाँ पे नेशनल और यूनियन करेंसी को एक कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकें। और तीसरा कि हम एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी कम करना चाहते हैं, क्राइसिस जैसी सिचुएशन से हम बचना चाहते हैं, बफर क्रिएट करना चाहते हैं, ओके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट इशू है मथुरा वृंदावन बिकम्स कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। तो बेसिकली हुआ ये है कि मथुरा और वृंदावन जो दो मेजर पिलग्रिमेज साइट्स हैं, इन्होंने ये अपने सामने टारगेट रखा है, यूपी गवर्नमेंट ने, कि 2041 तक इस पूरे रीजन को, जिसको ब्रज रीजन कहा जा रहा है, इसको पूरे रीजन को कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, ओके। और इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए जितनी भी व्हीकल्स चलती हैं यहाँ पे टूरिस्ट व्हीकल, उनको बंद करके सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाई जाएंगी, ओके। फॉरेस्ट जितने भी उनको रिवाइव किया जाएगा, रिवर्स की कंडीशन जो है उसको ठीक किया जाएगा। तो ये पूरा प्लान है, ओके। और यहाँ पे फुटफॉल जो है बढ़ने वाला है, 6 करोड़ हो जाएगा यहाँ का फुटफॉल 2041 तक, ठीक है। तो इसीलिए एनुअल फुटफॉल बढ़ने वाला है, इसीलिए भी ये काम हो रहा है, ओके। तो कार्बन न्यूट्रल की बात हो रही, तो कार्बन न्यूट्रलिटी होती क्या है। देखो भाई, आईपीसीसी जो है वो कहता है कि कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, यानी कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कि आप जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो ना एटमॉस्फेयर में, व्हीकल्स के थ्रू, इंडस्ट्रीज के थ्रू, या जैसे भी, ठीक है, आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड आप वापस से अब्जॉर्ब कर लो अपने एटमॉस्फेयर में, यूजिंग ट्रीज, यूजिंग ओशंस, और ये सब जो कार्बन सिंक है ना उनको यूज करके आप उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लो। तो एटमॉस्फेयर में नेट कार्बन बचा क्या, जीरो बचा। तो यहाँ पे इसको ही बोलते हैं नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ओके। अच्छा, अब इसके बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट ये है कि एक तो क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा, क्लाइमेट चेंज की जो वर्स्ट कंडीशन है वो रुक जाएंगी, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी सस्टेनेबल हो जाएंगी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा, हेल्थ को प्रॉब्लम कम होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगा, ग्रीन जॉब्स हम क्रिएट कर पाएंगे, और साथ में फूड सिक्योरिटी का जो मेजर इशू आ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण वो रुक पाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस रुक पाएगा, ओके। तो ये मेजर इश्यूज हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हमारे 5 गोल सेट करे हैं, जिसको हम पंचामृत कह रहे हैं। ये पंचामृत टारगेट्स क्या है, ये वही है कि हम कार्बन न्यूट्रल कैसे बनने वाले हैं। तो ये 5 टारगेट्स हैं जिसको आपको बाय हार्ट याद रखना है, ओके। ये पंचामृत टारगेट्स हमारे मोदी जी ने COP26 में लिए थे, ठीक है, कि हम इसको अचीव करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट इशू, ऑल एम्प्लॉइज कैन ऑप्ट फॉर ईपीएफओ पेंशन स्कीम से सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला है कि ईपीएफओ जो एम्प्लॉइज पेंशन अमेंडमेंट स्कीम है ना, 2014 की, ये ठीक है, लीगल है, और इसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। इसमें पहले क्या था कि जिसकी भी सैलरी 15,000 से ज्यादा है मंथली, वो ही अप्लाई कर सकता है, अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले ऐसा था कि 1.16% जो है इसका आपको खुद को कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अभी इसका कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसको इलीगल बताया गया ये 1.16 वाले परसेंट को, ओके। और अभी इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी इसके अंतर्गत आ सकता है, और इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करके आर्टिकल 142 के अंतर्गत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने भी एलिजिबल मेंबर्स हैं जो पहले ऑप्ट नहीं कर पाए थे, अब वो ऑप्ट कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। तो ईपीएफओ है क्या भाई, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको की तो ईपीएफओ जो है इसे बनाया गया था एक एक्ट के थ्रू, जो कि है 1952 का एक्ट, ओके। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसमें 3 स्कीम्स है, एक है ईपीएफओ स्कीम ऑफ 1952 जो कि बात करती है रिटायरमेंट और डेथ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको अमाउंट मिलेगा उसकी। फिर दूसरी है पेंशन पेंशन स्कीम ऑफ 1995 जिसमें मंथली पेंशन का एक प्रोविजन है। और एक है इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 1976। ये सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती हैं, ओके। नेक्स्ट इशू है हमारा
एडिटोरियल, एडिटोरियल बात करता है, कुल मिला के ये पूरा एडिटोरियल जो है वो बात करता है कि COP27 होने वाला है इजिप्ट में, ठीक है। यहाँ पे मेजर इशू होने वाला है एनर्जी इक्विटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे COP26 हुआ और इससे पहले भी कई सारे कॉप्स हुए हैं जिसमें बड़ी बड़ी बातें की है डेवलप्ड कंट्रीज ने। लेकिन देखा यह जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज कॉज करने में आगे है, ठीक है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज रोकने की बात आती है तो सबसे पीछे यही डेवलप्ड कंट्रीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी इतनी बात हुई कि भाई 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाना है, लेकिन इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज क्या करें? कुछ नहीं। सारा सम जो है वो यूज हो चुका है, सारा फंड जो है वो यूज हो चुका है, लेकिन किया क्या गया है? कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसके कारण क्या हो रहा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पे यूज कर रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इनके कारण, और उसके कारण पे डेवलपिंग कंट्रीज को करना पड़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि एक एनर्जी इनइक्वालिटी भी क्रिएट हो रही है, ग्लोबल एनर्जी इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। डेवलप्ड कंट्रीज जो है इतना ज्यादा एनर्जी कैपेसिटी यहाँ पे यूज कर रही है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है, उनका पर कैपिटा एनर्जी यूज जो है वो 85 टाइम्स है पुअर कंट्रीज से, ठीक है। तो वहां पे एक आदमी 85 टाइम्स एनर्जी यूज करता है बाकी कंट्रीज से, बाकी पुअर कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज से। तो इसके कारण एनर्जी इनसिक्योरिटी, एनर्जी इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है। और ये हमारे डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर रहा है। कैसे? जहाँ पे एनर्जी जो एनर्जी इक्वालिटी नहीं है, एनर्जी इनइक्वालिटी है, जहाँ पे एनर्जी यूज कम है, वहाँ पे देखने को मिलता है कि IMR ज्यादा है, MMR मदर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, ये सब इश्यूज हैं, ठीक है। स्पेशली आप देखोगे अफ्रीका और एशिया और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज में। ओके, इसके साथ में ये भी देखा जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी के भी इश्यूज आ रहे हैं, फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं एनर्जी के साथ, ओके। और ये सारे इश्यूज बेसिकली ये दिखाते हैं कि एक बार एक तरफ तो क्या है कि डेवलप्ड कंट्रीज सारा क्लाइमेट चेंज कॉज कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को पे करना पड़ रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज के कारण सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग एक्सट्रीम इवेंट्स आ रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज पैसा भी नहीं खर्च कर रही हैं, कुछ काम भी नहीं कर रही हैं, और उल्टा एनर्जी भी सबसे ज्यादा यूज कर रही है, और इसका भुगतान डेवलपिंग कंट्रीज को करना पड़ रहा है। तो ये एक हिपोक्रेसी आपको देखने को मिलती है ग्लोबल नॉर्थ की। ग्लोबल नॉर्थ बातें करता है कि भाई सबको ग्रीन एनर्जी यूज करनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी चाहिए। उल्टा ये कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो स्कोप है ना, सबसे बड़ा मार्केट जो है वो ग्रीन एनर्जी का है, रिन्यूएबल एनर्जी का है। लेकिन खुद इनके यहाँ देखोगे, यूएस में देखोगे तो 81% जो प्राइमरी यूज हो रहा है वो फॉसिल फ्यूल्स का हो रहा है। यूरोप में 74 से ज्यादा परसेंटेज यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का हो रहा है। और हमें आ जाते हैं बड़े बड़े उपदेश देने कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी यूज क्यों नहीं कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल्स क्यों यूज कर रहे हो, अपने थर्मल पावर प्लांट्स बंद करो। ये सारे ज्ञान देने हमें आ जाते हैं। तो ये जो बड़ा चैलेंज है एनर्जी डिफिशियंसी का, एनर्जी इनइक्वालिटी का, इसको हमको एड्रेस करना जरूरी है COP27 में। और यहाँ पे ग्लोबल साउथ को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा COP27 में ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि भाई हमारे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन, हंगर, पावर्टी और ये सब चीजें जो हो रही हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द बिगर रीजन फॉर दिस इज ग्लोबल एनर्जी इनइक्वालिटी। तो एनर्जी इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए हमारे पास सही समय है COP27 का, ठीक है। तो मेजरली यही सारी बातें हैं इस एडिटोरियल में, ओके। और आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग ज्योग्राफी, ओके। तो इसका आंसर जरूर देना, इजी क्वेश्चन है, इसका जरूर आंसर देना कमेंट सेक्शन में, ओके। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मैपिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसका सेकंड का ए पार्ट है रेड सी के बारे में, रेड सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है, और दूसरा है कौन कौन सी स्टेट्स यहाँ पे हैं रेड सी के आसपास, ये बताना है आपको, ओके। तीसरा क्वेश्चन है सीसैट से रिलेटेड। ये सीसैट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर से देना है। तो तीन क्वेश्चन आपके लिए आज के लिए हैं। जो भी लोग इनका कमेंट सेक्शन में कंसिस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल चीज है, ठीक है। बिकॉज अभी हमारा थोड़े टाइम में गिव अवे कॉन्टेस्ट आने वाला है, उसके लिए ये लोग जो कमेंट सेक्शन में कंसिस्टेंटली रिप्लाई कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं टूवर्ड्स अनदर राउंड, ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस भी चेक करनी है, इसीलिए भी आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दो। और साथ में अगर आप इन आने वाले इवेंट्स में, आने वाले कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भी आपको अपने आंसर्स कमेंट करना जरूरी है, ओके। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।